रोती हुई मरमेड का शहर। हमने तिवोली के इर्द गिर्द 3-4 चक्कर लगा लिए हैं, किंतु कोई भी होटल खाली नहीं है। वे गर्मियों के दिन हैं, यूरोप में छुट्टियों के दिन। स्कैंडिनेविया में कोपेनहेगन शायद यात्रियों का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है। बाजारों, सड़कों, गलियों में हर जगह लड़के लड़कियां दिखाई दे जाते हैं। पीठ पर भारी डफल बैग, जिसमें कंबल से लेकर टूथब्रश तक हर आवश्यक चीज भरी रहती है। कंधे पर कैमरा, हाथ में शहर का नक्शा और घुटनों तक उठी हुई जीन्स। कमोबेश इसी हुलिये में हजारों लड़के लड़कियां हर वर्ष यूरोप में बंजारों की तरह घूमते हैं। नॉर्वे में एक ऑस्ट्रेलियन लड़की ने मुझे बताया कि उसने फ्रांस, इटली और स्पेन का भ्रमण टिकट पर बिना एक पैसा खर्च किए हिच हाइकिंग द्वारा ही किया था। हिच हाइकिंग यहाँ एक अत्यंत लोकप्रिय और दिलचस्प तरीका है यात्रा करने का, खासकर छात्रों के लिए जो बहुत कम पैसा साथ में लेकर बाहर निकलते हैं। सड़क के किनारे खड़े होकर सामने गुजरती हुई मोटरों, लॉरियों या ट्रकों को रोकने के लिए हाथ हिलाते हैं और घंटों इसी तरह खड़े रहते हैं जब तक कोई ड्राइवर दया करके उन्हें भीतर नहीं बुला लेता। इसी तरह लिफ्ट लेते हुए वे रास्ता तय करते रहते हैं। अक्सर लड़कियों के लिए लिफ्ट लेना अधिक आसान होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपने पुरुष साथियों को पीछे छिपा लेती हैं और जब उन्हें लिफ्ट देने के लिए कोई कार रुक जाती है तो वे इशारे से इन्हें बुला लेती हैं। ड्राइवर बेचारे को तब न केवल उन्हें बल्कि उन प्रेमियों को भी अपनी कार में ढोना पड़ता है। उस शाम कोपेनहेगन की कोई भी मुकम्मल तस्वीर मेरे दिमाग पर नहीं उतर सकी। ऐसा नहीं कि आज मैं कोई मुकम्मल तस्वीर जोड़ पाया हूँ। कोपेनहेगन मेरे लिए उन शहरों में से एक रहा है जिसके संग आखिर तक मैं कोई गहरा आंतरिक लगाव नहीं जोड़ पाया। शायद इसलिए कि मैं कुछ जरूरत से ज्यादा जल्दी में था, कुछ इसलिए भी कि आइसलैंड के रास्ते में कोपेनहेगन मेरे लिए सिर्फ नीचे का पड़ाव रहा, एक वेटिंग रूम की मानिंद, जिसमें कुछ दिन रहकर मुझे आगे चले जाना था। यह मेरी ही गलती थी। हर शहर का अपना आत्मसम्मान होता है। जब हम उसे पूरी तरह प्रतिष्ठा नहीं दे पाते तो वह भी हमारे प्रति उदासीन हो जाता है। फिर भी कोपेनहेगन का तिवोली एक जगमगाते जादुई परी देश की तरह मेरी स्मृति पर टंगा है। वह अपने में सब कुछ है। सर्कस, नुमाइश, छोटी छोटी रोमांटिक झीलों के इर्द गिर्द बिखरे रेस्तरां और नाइट क्लब, रूलेट जहां मैं दोस्तोवेस्की की हीरो की तरह बराबर हारता गया था, बियर पब, लंबे लंबे झूले और मेरी गो अराउंड, रोशनियों के झालरों में घिरी ओरिएंटल देशों की मस्जिदें और गुफाएं। आश्चर्य नहीं, टूरिस्ट पुस्तिकाओं में कोपेनहेगन को उत्तरी यूरोप का पेरिस की उपाधि दी गई है। यह बात दूसरी है कि न उसमें पेरिस सहज सुंदरता है, न उत्तरी देशों का पहाड़ी भोलापन। यह आश्चर्य की बात है, किंतु बहुत हद तक सही है कि कोपेनहेगन में रहकर बार बार जबरदस्ती अपने को ध्यान दिलाना पड़ता है कि हम स्कैंडिनेविया में हैं। ज्यादा सही होगा कि यह कहना कि वह एक अमेरिकी शहर है, उत्तरी यूरोप में नाटो सेनाओं का मनोरंजन स्थल, एक नाली जिसमें सैनिक अनुशासन के दबाव से कुछ घंटों तक मुक्त होने के लिए अमेरिकी और जर्मन सिपाही प्रिजर्वेटिव में अपनी उत्तेजना बहा देते हैं। दैट इज अ रिलीज दिस कोपेनहेगन, किसी नाइट क्लब में एक अमेरिकी अफसर ने मुझसे कहा था। इस बीच होटल की तलाश बराबर जारी रही। यह विचार ज्यादा सुखद नहीं था कि बर्लिन की पिछली रात के बाद, जिसे हमने सड़कों पर भटकते गुजार दिया था, एक और रात कोपेनहेगन के आकाश तले गुजारनी होगी। थकान अपनी चरम सीमा पर थी। इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रह सकता, उसे बिस्तर भी चाहिए। थॉर्गियर कोपेनहेगन की गली कूचों से भली भांति परिचित थे, अपने हाथ की हथेली की तरह उन्हें पहचान सकते थे, किंतु होटल का एक कमरा मिलना इतना दुश्वार हो जाएगा, इसका अनुभव उन्हें यहाँ पहली बार हुआ। क्यों न बंदरगाह जाकर अपने जहाज के केबिन में रात काटी जाए, थॉर्गियर ने सुझाव दिया, किंतु हम पूरी तरह से निश्चित नहीं थे कि आइसलैंड जाने वाला जहाज इस समय बंदरगाह पर आ गया होगा और इतनी दूर जाकर खाली हाथ वापस लौट आना, इतनी हिम्मत हम दोनों में से कोई भी नहीं बटोर पाया। अभी हम इस पर बहस कर रहे थे कि थॉर्गियर अचानक चुप हो गए। उनकी आंखें भीड़ में गुजरते एक लंबे व्यक्ति पर सहसा टिक गई। उसने भी शायद हमें देखा होगा। थॉर्गियर को देखकर वह एकदम चकित सा हो गया। हंसते हुए मुलाकात हुई। थॉर्गियर द्वारा हम दोनों एक दूसरे से परिचित हुए। नाम था एंगुई, जितना छोटा नाम उतनी ही ज्यादा लंबा कद।
अक्सर आइसलैंड निवासी लंबे कद के होते हैं, किंतु वह असाधारण रूप से लंबे थे। एक महीन सी मुस्कुराहट और जरूरत से ज्यादा गंभीर आंखें, कुछ गमगीन और उदास। वह थोरगियर के बहुत पुराने मित्रों में से थे। अरसा पहले दोनों एक संग एक ही कमरे में वियना में रह रहे थे। आजकल कोपेनहेगन में आइसलैंडिंग शिप कंपनी में काम करते हैं। बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने ही जहाज में अनेक दिक्कतों के बावजूद मेरी सीट रिजर्व करवाई थी। मुद्दत बाद शायद मैं बहुत कुछ भूल जाऊंगा कोपेनहेगन के बारे में, किंतु एंगुई की स्मृति आसानी से नहीं छूटेगी। कभी कभी घर बदलते समय जब हम अपना सामान संदूक में रखते हैं तो कुछ चीजें कभी पीछे नहीं छूट पाती। कोई बहुत पुराना पिक्चर पोस्ट कार्ड, शराब की बोतल का कोई लेबल, किसी कंसर्ट का प्रोग्राम, इन चीजों को हम अवश्य रख लेते हैं, चाहे संदूक में जगह ना हो, चाहे जगह बनाने के लिए हमें एक दो कमीजें या स्वेटर ही क्यों बाहर न फेंकना पड़े। जिंदगी का रास्ता तय करते समय बहुत सा सामान पीछे छोड़ना होगा, यह जानता हूँ, किंतु सोचता हूँ किसी न किसी तरह एंगुई की स्मृति को बचाकर आखिर खींच लाना ही होगा। वह कई दिनों से हमारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु उन्हें यह नहीं मालूम था कि हम आज ही उन्हें इतने अचानक तरीके से पकड़ लेंगे। उन्हें जब हमारी परेशानी का पता चला तो चुपचाप सिर हिला दिया। अपने संग हमें बीच शहर के एक छोटे से होटल में ले गए। थोरगियर ने उनसे पूछा कि यहाँ पूछताछ करना बेकार है, हमें पहले ही जवाब मिल चुका है कि कोई कमरा खाली नहीं है। एंगुई ने कुछ नहीं कहा, सीधा होटल के दफ्तर में घुस गए। 5 मिनट बाद आकर कहा कि हम अपने पासपोर्ट भीतर जमा करा दें, कमरा हमें मिल गया है। इस यात्रा में चमत्कारों से पीछा नहीं छूटेगा। मैं आश्चर्य से एंगुई को देखता रहा। 5 मिनट पहले हम सब आशा छोड़ बैठे थे। अब हमारे पास अपना कमरा था, 2 गुदगुदे बिस्तर, ऊपर छत और ढेर सी नींद, जो प्राग से कोपेनहेगन तक आने तक रफ्ता रफ्ता इकट्ठी होती रही थी। क्लॉक रूम से अपना सामान लाने के लिए हम स्टेशन की ओर रवाना हो गए। देखा आपने, कमरा कितनी जल्दी मिल गया। एंगुई ने मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखा। लेकिन माजरा क्या है? हम अभी कुछ देर पहले गए थे और मैनेजर ने विवशता प्रदर्शित करते हुए कहा था कि सब कमरे पहले से ही बुक हो गए हैं। मैंने कहा, ठीक तो है। एंगुई ने कहा, कमरा आपको नहीं मुझे मिला है। कोपेनहेगन में रहता हूँ, इसलिए वे मुझ पर संदेह नहीं करते। कैसा संदेह? थोरगियर ने पूछा। हम पर संदेह करते हैं? आपने अपना पासपोर्ट दिखाया होगा, एंगुई ने कहा। आप 2 वर्षों से प्राग में रह रहे हैं, आयरन कर्टेन के पीछे। क्या यह सबूत कम है कि आप खतरनाक लोग हैं? एंगुई हंसने लगा था। पहले क्षण मैं इस कड़वे सत्य को गले के नीचे आसानी से नहीं उतार सका। मैं भारतीय हूँ, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि मैं एक कम्युनिस्ट देश से आ रहा हूँ। शीत युद्ध की यह नई बीमारी, छुआछूत, यूरोप की दैनिक चर्चा का एक अभिन्नतम अंग बन गई है। इसका भयानक अनुभव मुझे लंदन में भी हुआ था। टॉमस कुक कंपनी ने प्राग का टिकट लेने गया था। टिकट मांगने पर एक बहुत ही शालीन और भद्र अंग्रेजी बाबू ने मिचमिचाती आंखों से मेरी ओर देखा। प्राग? गले में सांस अटक गई। बट डोंट यू नो इट इज बिहाइंड आयरन कर्टेन? लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वह लौ दीवार के पीछे है? ओ रियली? ओ सचमुच? मैंने कहा। मुझे लगा जैसे मैं उसकी निरीह आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचा रहा हूँ। मेरे हाथ में टिकट देते हुए उसके चेहरे का भाव कुछ ऐसा ही था, मानो कोई विवश होकर किसी बकरे को कसाई के हाथों में सौंप रहा हो। एक दफ्तर कर्मचारी के लिए अपने ग्राहकों से बातचीत करते समय आयरन कर्टेन जैसे राजनीतिक शब्दों को प्रयोग करना कहाँ तक उचित है, और वह भी इंग्लैंड जैसे प्रजातांत्रिक देश में? इस पर यहाँ बहस करना व्यर्थ है। भयानक बात यह थी कि टॉमस कुक का वह नेक भद्र बाबू उस शब्द को बहुत ही सहज, स्वाभाविक ढंग से इस्तेमाल कर रहा था, उतने ही यंत्र चालित ढंग से जैसे सुबह उठकर दाढ़ी बनाना और शाम को चाय पीना। यदि कोई उससे यह कहता कि इस तरह के शब्द शीत युद्ध विचारधारा के द्योतक हैं, तो वह बेचारा हतबुद्धि सा आपकी ओर देखने लगता, मानो आपने कोई बहुत अनहोनी सी बात कह दी हो। आश्चर्य नहीं, आइखमैन के लिए लाखों यहूदियों को यातना गृहों में भेजना भी उतना ही सहज मानवीय तथ्य रहा होगा।
मानवीय चिंतन को, उसके सोचने समझने के ढंग को कितनी आसानी से अत्यंत विकृत सांचे में ढालकर सहज, स्वयं सिद्ध, स्वयं चालित सत्यों का निर्माण किया जा सकता है, इसकी कल्पना शायद जॉर्ज ऑरवेल ने अपने भयंकरतम दुस्वप्नों में भी न की होगी। किंतु मैं रास्ते से भटक गया हूँ। एंगोई के संग हम अपना थोड़ा बहुत आवश्यक सामान क्लॉक रूम से निकालकर अपने होटल के कमरे में ले आए। हाथ मुंह धोने के बाद एकदम सोने की इच्छा हुई, किंतु एंगुई और थॉरगियर की योजना कुछ दूसरी ही थी। जमाने बाद वे एक दूसरे से मिले थे। बियर के बिना कुछ भी बात करना असंभव था, वह भी कोपेनहेगन जैसे शहर में जहां आइसलैंडी अपने देश की ओर रवाना होने से पहले हफ्तों डेनिश बियर के सहारे किसी कोने में पड़े रहते हैं। माना तुम प्राग से आ रहे हो, पिल्जन बियर के देश से, एंगुई ने मेरा हाथ घसीटते हुए कहा। किंतु यदि डेनिश बियर पिए बिना चले जाओगे तो आइसलैंड में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा स्वागत करने को तैयार नहीं होगा। अपनी नींद को पोटली में दबाए मैं कोपेनहेगन की सड़कों पर घिसटता गया। उस रात मुझे सहसा आभास हुआ कि मैं कोपेनहेगन छोड़कर किसी बिल्कुल अज्ञात रहस्यमय शहर में चला आया हूँ। हर चीज जैसे कायाकल्प की अदृश्य प्रक्रिया से गुजरकर एक विचित्र मायावी मुखौटे में बदल गई थी। बार की खिड़कियों के पीछे झांकते भावहीन चेहरे, अंतहीन आवाजें, नहर के पास सिकुड़ी मरी मछलियों की गंध, 18वीं-19वीं शती के रंग बिरंगे बक्सानुमा मकान जो एक जमाने में नाविकों के बैरक थे, और गिरजों की बुर्जियां जो रात के नरम नीले अंधेरे में सूखी हड्डियों के ढांचों से हवा में कांपती हैं। प्राग के गिरजों में एक अजीब सा स्वप्निल अशरीरीपन है। पेरिस के गोथिक चर्चों को देखकर लगता है कि उनकी ईंटों के बीच सीमेंट के स्थान पर केवल मोमबत्तियों का आलोक है, सेन के हरे पानी पर कांपता हुआ। किंतु कोपेनहेगन के गिरजे दोनों से अलग हैं। लगता है वे भयावह बेडौल मकबरे हों, जिनके भीतर मध्य युग का बासी भूरा धर्म के कीचड़ में लिथड़ा अंधेरा जमा होता गया हो। हम टाउन हॉल के सामने खड़े हैं। बीच में एक बहुत चौड़ा स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों ओर नियॉन लाइटों में धुक धुक करती, आंखों को चौंधियाने वाली दुकानें हैं। दुकानों के बीच छोटे छोटे अंधेरे रास्ते हैं, समूचे नगर को अपने गिर्द लपेटते हुए। स्क्वायर से बहुत दूर हटकर स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस की विशाल गगनचुंबी इमारत है, आधुनिक वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार। यह कोपेनहेगन की अनूठी विशेषता है कि यहाँ नया और पुराना शहर अलग अलग नहीं है, किंतु एक संग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से निरे अछूते जान पड़ते हैं। उनमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिखाई देता। समय के संग संग शहर फैलता गया है, बिना किसी योजना या समन्वय के, एक लंबे विशाल दैत्य की मानिंद। पैर यदि गोथिक है तो धड़ 19वीं सदी की वास्तुकला से मढ़ा हुआ, और सिर गगनचुंबी। इसकी तुलना में कितना भिन्न हो सकता है। मुझे बरबस याद आ जाता है एक दूसरा शहर, अम्स्टरडम। न जाने क्यों, जाने अनजाने मैं हमेशा इन दो नगरों की तुलना करता रहा हूँ। शायद इसलिए कि दोनों ही एक जमाने में व्यापारी शहर थे। यूरोप के प्रसिद्ध बंदरगाह, जहां यूरोप के दूर सुदूर कोनों से व्यापारी और नाविक अपनी यात्रा जारी करने से पहले कुछ दिनों तक ठहरते थे। एम्स्टर्डम की अपनी एक आत्मा है। नहरों से सटे हुए मकान इतने संतुलित और आत्मीय और कालजित हैं कि लगता है कि आदमी के हाथों ने उन्हें नहीं बनाया, खुद ब खुद फूलों से नहरों के किनारे किनारे उग आए हैं। वे आईना हैं जिनमें चार दीवारी के भीतर रहने वाले डच निवासियों की जिंदगी झलकती है, किंतु वे महज आईना नहीं हैं। हर डच निवासी का चेहरा मोहरा, आचार व्यवहार, वेशभूषा उसके घर की चार दीवारी का जुज है। दोनों अपने में एक दूसरे का अक्स प्रतिबिंबित करते हैं। क्या यही कारण नहीं है कि वर्मीर के द्वारा चित्रित किए गए किसी घर के आंगन को देखकर लगता है कि हम अभी अभी इसी घर के सामने से गुजरे थे। किसी डच स्त्री का चेहरा देखते हुए लगता है जैसे इसे पहले कभी देखा है, और याद नहीं आता कि कब उसे देखा था, किंतु एक क्षण में बिजली की तरह स्मृति लौट आती है रेब्रॉम के किसी चित्र को देखते हुए। यहाँ तक कि कोपेनहेगन की तुलना में एम्स्टर्डम के रेड लाइट एरिया का भी अपना निजी व्यक्तित्व है। गंदगी, सड़ांध, हृदयहीन क्रूरता के बावजूद। कहावत है, ब्रॉथल्स
ग्रो वेयर द सेलर्स गो, जहाँ नाविक वहाँ वेश्यालय। इस लिहाज से पश्चिमी यूरोप में हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम और कोपेनहेगन लाल बत्तियों के सबसे आकर्षक केंद्र हैं। हैम्बर्ग कभी नहीं गया, हालांकि थॉरगेट ने उसके संबंध में मुझे अनेक सनसनीखेज घटनाएं सुनाई है। मेरे मित्र थॉरगेर अपने जीवन में 7 से अधिक घाटों का पानी पी चुके हैं। इस दृष्टि से भी कोपेनहेगन अन्य स्कैंडिनेवियन देशों से अलग है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में परंपरागत नैतिक रूढ़ियां यूरोप के अन्य देशों की तुलना में, जिनमें कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट देश दोनों ही शामिल हैं, बहुत हद तक नष्ट हो चुकी है। स्त्री पुरुष के यौन संबंध अधिक स्वच्छंद और कुंठा मुक्त हैं। रहन सहन का स्तर न केवल भौतिक दृष्टि से ऊंचा है बल्कि संस्कृति संपन्न है। अतः वेश्यावृत्ति की सामाजिक आवश्यकता पुरुषों और स्त्रियों के लिए लगभग नहीं के बराबर रह गई है। बिना किसी कानून अथवा राज्य शक्ति का प्रयोग किए कैसे अप्राकृतिक असामाजिक वृत्तियों का उन्मूलन किया जा सकता है, स्कैंडिनेवियन देश इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस लिहाज से भी कोपेनहेगन अपवाद है। शायद यह अकेला स्कैंडिनेवियन नगर है जहां आज भी खास गलियों के नुक्कड़ पर स्ट्रीट वॉकर अचानक आप पर हमला कर सकती है, किंतु कोपेनहेगन ही एक ऐसा नगर है जहां इन गलियों को देखकर एक अकुलाहट भरी दुविधा उत्पन्न होती है। लगता है जैसे एम्स्टर्डम की तरह वेश्यावृत्ति यहाँ परंपरा का अंग नहीं है, जैसे यह कोई बाहर की चीज हो जिसे जोर जबरदस्ती शहर के माथे मढ़ दिया गया हो, एक थोपी हुई चीज जिसकी जड़ें शहर की भूमि में नहीं है। बाद में थॉरगेर से मालूम हुआ कि आइसलैंड में युद्ध के पहले वेश्यावृत्ति अजानी चीज थी। इच्छा होने पर इसके लिए आइसलैंड के लोग कोपेनहेगन जाते थे। यह दूसरी बात है कि कोपेनहेगन तक पहुंचते पहुंचते वे बियर में इतने मस्त हो जाते थे कि दिमाग से वह ध्यान अक्सर उड़ जाता था कि वे किस लिए आए हैं। किंतु युद्ध के उपरांत अमेरिकी अड्डों की स्थापना के संग संग एक नए किस्म की नारी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे आइसलैंडी स्ट्रीट वॉकर ना कहकर बड़ी शालीन भाव से स्टैटू ऑफ लिबर्टी के नाम से पुकारते हैं। म्यूनिसिपल स्क्वायर से बाहर निकलकर हम दोबारा तिवोली के सामने से गुजर रहे थे। कैफे और रेस्तरां की खुली खिड़कियों से लोग बाहर सड़क पर बढ़ती भीड़ को देख रहे थे और भीड़ के लोग देख रहे थे रेस्तरां में बैठे चिड़ियाघर के प्राणियों को। कोपेनहेगन में पेरिस की तरह ओपन एयर कैफे नहीं है। उनकी अभाव पूर्ति करने के लिए ही शायद हर रेस्तरां के बाहर शीशे के संदूक नुमा केबिन बना दिए गए हैं, जो रेस्तरां का भाग होते हुए भी सड़क से जुड़े हैं और सड़क पर होते हुए भी उसके जन प्रवाह, भीड़ की धूली और गर्द से अलग हैं। इस दृष्टि से कोपेनहेगन के रेस्तरां की बनावट बहुत हद तक डेनिश चरित्र का ही प्रतीक है। स्वच्छंदता जो दर्शक की उत्सुकता से आगे नहीं जाती, क्योंकि आगे शीशे की खिड़कियां हैं जिनके भीतर बैठकर आइसक्रीम खाते हुए केवल बाहर देखा जा सकता है। सोचता हूँ शायद इसी चिपचिपाते आत्मसंतोष और सतहीपन की दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की थी एक अन्य डेनिश ने, जिसे कोपेनहेगन के निवासी आखिर तक सिरफिरा समझते रहे। नाम था उसका किर्केगाद। कल्पना नहीं की जा सकती कि कोपेनहेगन के अलावा किर्केगाद किसी और शहर में हो सकते थे। उसी तरह जैसे प्राग के बिना काफका की कल्पना करना कुछ अजीब सा लगता है। अचानक एक विचित्र नजारा सामने आया और हमारे पांव ठिठक गए। सड़क पर लोगों के जमघट के बीच लड़के लड़कियों की हनुमान टोली चली जा रही थी। विचित्र मस्तमौला पोशाक पहने वे किसी सुदूर परिदेश के यात्रिक जान पड़ते थे। सिर पर ऊपर उठी हुई फुंदेदार लाल टोपी, गले में लटकता हुआ नीला स्कार्फ, फूलदार कमीज और बैंड बजाने वालों की सी चौड़ी सफेद पतलून। लड़कियों की भी कमोबेश यही पोशाक थी। पतलून और कमीज के स्थान पर उन्होंने स्कर्ट और फ्रॉक पहन रखी थी। बाकी हुलिया लड़कों का सा ही था। पूछने पर एंगुई से मालूम हुआ कि वे सब नॉर्वे के छात्र छात्राएं हैं जो कुछ दिन कोपेनहेगन में रहकर वापस अपने अपने घर लौट जाएंगे। शायद छुट्टियां बिताने यहाँ आए हैं, मैंने पूछा। इस पर एंगुई ने धीरे से मुस्कुरा दिया। नहीं,
इनकी यही विशेषता है। छुट्टियां तो दूर, अभी परीक्षाएं भी शुरू नहीं हुई। यह नॉर्वेजियन छात्रों की पुरानी परंपरा है। वे हर वर्ष इन्हीं दिनों और इसी पोशाक में कोपेनहेगन में आते हैं, डटकर पीते हैं, देर रात तक नाइट क्लबों में नाचते गाते रहते हैं और परीक्षाओं के ऐन एक दिन शुरू होने के पहले अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। हर साल वे एक नारा लेकर कोपेनहेगन पर हमला करते हैं। हर साल यह नारा पिछले साल के नारे से अलग होता है। इस साल कौन सा नारा लेकर आए हैं? इफ द रशियंस डोंट हैव द सेक्स बॉम्ब, व्हाई शुड वी हैव? रूसियों के पास यौन बम नहीं है तो हम क्यों रखें? यह पहला अवसर था जहां नॉर्वे वासियों की रसिकता का परिचय मिला। बाद में पता चला कि नॉर्वेई जाति की यह रसिकता एक निश्चल भोलेपन, सादगी और बहुत ही कोमल संवेदनशीलता का प्रतीक है। ऐसे गुण जो दुनिया भर के पहाड़ी लोगों में मिल सकते हैं। उनमें ना तो डेन लोगों की आडंबर प्रियता और ना ही स्वीडन वालों की अभिजात संकुलता दिखाई देती है। इस दृष्टि से वे आइसलैंड निवासियों के अधिक नजदीक जान पड़ते हैं। आश्चर्य नहीं, 1000 वर्ष पूर्व अपने देश से निष्कासित नॉर्वेई विद्रोहियों ने आइसलैंड में ही आश्रय खोजा था। जुलूस आगे बढ़ गया, सिर्फ जिंदा दिली की खुशबू पीछे रह गई। स्कॉटलैंड पिम्परनल अरसा पहले इसी नाम का उपन्यास पढ़ा था। तब स्वप्न में भी ना सोचा था कि ऐसा विचित्र नाम किसी बियर घर का भी हो सकता है। किंतु नाम से भी ज्यादा विचित्र है यह बियर घर अपने आप में। कौन सी अंधेरी संकरी गलियों को पार करते हुए हम वहां पहुंचे, आज याद करना असंभव है। आश्चर्य तो तब हुआ जब भीतर घुसने से पहले थॉर्गियर ने अपनी कमीज का ऊपरी बटन, जो हमेशा खुला रहता था, सतर्कता से बंद कर लिया। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। यह यहाँ का नियम है, थॉर्गियर ने तनिक व्यंग्यात्मक भाव से मुस्कुराते हुए कहा। बिना टाई पहने कोई व्यक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि आइसलैंडी अक्सर किसी नियम की खास चिंता नहीं करते, उनके लिए यह विशेष रियायत की गई है कि यदि वे सिर्फ अपनी कमीज के बटन बंद कर ले तो भीतर आ सकते हैं। मैंने और एंगुई ने पहले से टाई पहन रखी थी। हमें इस रियासत का सदुपयोग करने का अवसर न मिल सका। भीतर का दृश्य उस फिल्म के टुकड़े की मानिंद धुंधला पड़ गया है, जो अपने में अत्यंत तीव्र और सजीव होने के बावजूद इतनी तेजी से आंखों के आगे भड़बड़ाता हुआ गायब हो जाता है कि बाद में जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो दृश्य के बाहरी पहलू उजागर होने के बजाय महज मन के वे कोने भी नहीं, कुछ अनर्गल छिटपुटी प्रतिक्रियाएं घूम जाती हैं जो उस क्षण के दबाव से ऊपर उठ आई थी, एक दूसरे से अलग, श्रृंखलाहीन और झूठ सच के ऊपर। स्मृतियों में वे जिप्सी स्मृतियां हैं जिनका कोई घर ठिकाना नहीं। भीतर हमें बच कर रास्ता बनाना पड़ा। नाचते हुए जोड़ों की अंतहीन हिलती छड़ बदलती सुरंग के बीच गुजरते हुए, मेजों कुर्सियों को बीच से धकेलते, हवा में उठते बियर के गिलासों की पीली छाया तले रेंगते हुए आखिर हम निर्दिष्ट स्थान के आसपास लुढ़क आए। यह हमारी जगह है, थॉर्गियर ने कहा और बहुत शांत भाव से पाइप मुंह में लगा ली। इस दौरान में एंगुई अपने जाने पहचाने पियक्कड़ों के बीच घिर गए थे। जिस कोने में हम बैठे थे वह वहां आइसलैंडी कोने के नाम से सर्वविदित है। लगता है समूचे बियर घर का शोर और कोलाहल, अलमस्ती और मतवालापन, चारों ओर की आवाजों और चीखों और सीटियों को समेटता हुआ इसी कोने में बह जाता है। थॉर्गियर ने बताया कि एक लंबी मुद्दत से स्कॉटलैंड पिम्परनल का यह कोना सिर्फ आइसलैंडियों के लिए सुरक्षित रहा है। जहाज से उतरते ही आइसलैंडी यात्री सीधे यहाँ पड़ाव डालते हैं। कोपेनहेगन में यदि किसी पुराने आइसलैंडी मित्र से मिलना हो तो उसके घर जाने के बजाय शाम की किसी घड़ी में इस कोने में प्रतीक्षा करना ही बेहतर होगा। यहाँ आप उसे हमेशा पकड़ सकते हैं। स्काउल अचानक मेरे सामने बियर का ग्लास उठ गया। मेरे ग्लास को अपने ग्लास से टकराते हुए उनकी अजनबी आंखें मुझ पर उठाई। छोटी सी गोरी दाढ़ी बियर के सफेद झाग में भीग रही थी। कहाँ के रहने वाले हो? हिंदुस्तानी। यहाँ कैसे आना हुआ? जहाज की प्रतीक्षा कर रहा हूँ आइसलैंड के लिए। आइसलैंड? एक अजीब विस्मय का भाव चेहरे पर सिमट आया, जैसे उन्हें मेरी बात पर विश्वास न हुआ हो। क्या करोगे आइसलैंड जाकर? खास कुछ नहीं। मेरा मतलब है आइसलैंड ही क्यों? और पहली बार मैंने उनकी ओर ध्यान से देखा।
भूरी दाढ़ी के ऊपर 2 आंखें एक अर्थहीन मुस्कुराहट में चमक रही थी। वह कुर्सी खींचकर मेरे निकट खिसक आए और दबे स्वर में लगभग फुसफुसाते हुए उन्होंने पूछा, तुम कम्युनिस्ट हो? इस बार मेरी रूखी उत्सुकता एक गहरे कौतूहल में बदल गई। बियर का घूंट लेकर मैंने जानबूझकर रहस्य भरे लहजे में उनसे पूछा, यदि हूं तो? यदि ना भी हो तो आइसलैंड जाकर जरूर बहाना करना होगा कि तुम कम्युनिस्ट हो। यह मेरी नेक सलाह है और कुछ नहीं। लेकिन क्यों? यह ज्यादा इज्जत की बात मानी जाती है। आइसलैंडी कम्युनिस्टों से जितनी नफरत करते हैं उससे ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं। विरोधाभास है ना? और आप? मैं झिझक कर चुप हो गया। मैं उनका कट्टर विरोधी हूँ। हर चुनाव में मैंने उनके खिलाफ मत दिया है। यानी जब से मैं बालिग हुआ और विधान ने मुझे मत देने का अधिकार दिया। इसके बावजूद अगर कोई मुझसे पूछे कि आइसलैंड में सबसे ईमानदार राजनीतिज्ञ कौन है, तो मैं कहूंगा ओल्गियर सॉन। वह एक देवदूत है, लेकिन शैतानों में पड़ गया है। यह पहला अवसर था जब मुझे आइसलैंड की राजनीति के भीतर झांकने का मौका मिला। ओल्गियर सान के नाम से पहले भी परिचित था, किंतु एक कम्युनिस्ट विरोधी व्यक्ति भी उसके प्रति इतने सम्मान की भावना रख सकता है, इसका परिचय पहली बार मिला। बाद में यह अनुभव अनेक बार हुआ। शीत युद्ध की राजनीति में जहां हर चीज काले और सफेद रंगों में देखी जाती है, यह अपने में एक विलक्षण और असाधारण घटना थी। कम्युनिस्ट देशों में के बाहर शायद आइसलैंड ही एक ऐसा देश है जहां लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से तीव्र मतभेद रखते हुए भी कम्युनिस्ट नेता के प्रति इतनी गहरी निष्ठा और आस्था प्रकट कर सकते हैं। इस बीच नाच की नई संगीत धुन आरंभ हो गई थी। मेरे अजनबी साथी मुझसे क्षमा मांगकर उठ खड़े हुए और नाचते हुए जोड़ों की भीड़ में गायब हो गए। उस रात मुझे उनके दर्शन दोबारा नहीं हो सके। आसपास की अनेक कुर्सियां भरे अधमरे बियर के गिलासों के सामने खाली हो गई थी। केवल एक कोने में अब भी कुछ लोगों का जमघट लगा था। उन्हीं के बीच मुझे एंगुई और थॉर्गियर के चेहरे दिखाई दिए। बहस का जोर था। आवाजें बार बार ऊपर उठ जाती थी। आइसलैंडी और डेनिश भाषाओं के शब्द कई बार आपस में टकरा जाते थे और मेरे लिए यह पहचानना असंभव था कौन सा शब्द किस भाषा का है। वेटर खाली गिलासों को उठाकर उनकी जगह फेनिल झाग में लबालब भरे गिलास रख जाता था, जो देखते देखते फिर खाली हो जाते थे। बियर और बहस का कितना अंतरंग संबंध है, यह उस मंडली को देखकर काफी स्पष्ट हो जाता था। एंगुई ने मुझे अकेला देखकर अपने पास बुला लिया। जानते हो आज शाम की खबर? कैसी खबर? मैंने पूछा। डेनमार्क पार्लियामेंट ने पांडुलिपियों को वापस करने का निर्णय फिर स्थगित कर दिया। इसी पर बहस हो रही है। उन दिनों यह एक जलता प्रश्न था। आइसलैंड और डेनमार्क के बीच हर जगह इसकी चर्चा थी और कहीं न कहीं इसकी भनक कानों में अवश्य पड़ जाती थी। घटना सूत्र को पकड़ने के लिए इतिहास में जाना होगा। बात उन दिनों की है जब आइसलैंड डेनमार्क का उपनिवेश था। आइसलैंड पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ 1944 में। 13वीं-14वीं शताब्दी में आइसलैंड में अनेक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों की सर्जना हुई, जिनमें सागा ग्रंथों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मध्यकालीन यूरोप में आइसलैंड ही एक ऐसा देश था जहां कमोबेश हर व्यक्ति लिख पढ़ सकता था। अन्य देशों में ज्ञान और शिक्षा के साधनों पर चर्च का आधिपत्य था, किंतु आइसलैंड में चर्च और ईसाई संघों के नियंत्रण के बाहर एक शुद्ध धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का विकास हुआ। आश्चर्य नहीं कि सागा ग्रंथ निरे अधार्मिक ईसाई दर्शन और चिंतन से बिल्कुल अछूते हैं। इस दृष्टि से एक हद तक उनकी तुलना यूनानी नाटकों से की जा सकती है। डेनमार्क के आधिपत्य में आने के बाद धीरे धीरे आइसलैंडी संस्कृति का केंद्र कोपेनहेगन बन गया। न केवल ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक विद्यार्थी आइसलैंड से कोपेनहेगन आते थे, बल्कि अनेक आइसलैंडी विद्वानों और कलाकारों ने अपने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना कोपेनहेगन में रहकर ही की। इन ग्रंथों की पांडुलिपियां आज डेनमार्क के संग्रहालयों और पुस्तकालयों में सुरक्षित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आइसलैंड सरकार ने डेनमार्क से इन पांडुलिपियों को वापस लौटाने की मांग की है, जिसे आज तक स्वीकार नहीं किया गया। आज पांडुलिपियों का यह विवाद आइसलैंड में एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है, उतना ही गंभीर और उत्तेजनापूर्ण जितना आइसलैंड से अमेरिकी अड्डों को हटाने का प्रश्न। स्कारलेट
पिम्परनल में उस रात और उस रात के बाद अनेक अवसरों पर मुझे इस प्रश्न पर आइसलैंडियों से बातचीत करने का मौका मिला। डेनमार्क का यह अन्यायपूर्ण व्यवहार उन्हें न केवल हास्यास्पद और बचकाना जान पड़ता है, बल्कि कुछ कुछ व्यंग्यात्मक भी। हमें नहीं मालूम था कि डेन लोग हमारी संस्कृति से इतनी मोहब्बत। एक आइसलैंड व्यापारी ने हंसते हुए मुझसे कहा, स्कैंडिनेवियाई लोगों, विशेषकर आइसलैंडी और स्वीडेनियों की यह असाधारण आदत है कि जिस चीज के बारे में वे बहुत संजीदा ढंग से सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसके बारे में उतनी ही विरल और व्यंग्यात्मक ढंग से बातचीत करते हैं। आश्चर्य नहीं कि अज्ञेय जी की गंभीर प्रश्नावली को स्वीडन के एक संवेदनशील कवि ने पियक्कड़ की मानिंद हंसी में टाल दिया था। उनकी तुलना में हम भारतीय बहुत गंभीर हैं। कम से कम कोशिश यही रहती है कि गंभीर दिखें। आधारभूत समस्याओं की प्रश्नावली हमेशा जेब में रहती है। हालांकि एक प्रश्न बार बार तंग करता है कि अपनी गंभीरता के बावजूद हम में से कितने भारतीय बुद्धिजीवी लंदन की इंडिया लाइब्रेरी को भारत वापस लौटाने के लिए उतने ही चिंतित हैं जितना वह उजड़ आइसलैंडी व्यापारी मुखर परिहास के बावजूद अपने देश की पांडुलिपियों के बारे में था। बहस का दौर अधिक देर तक नहीं चल सका। ऑर्केस्ट्रा पर एक अत्यंत लोकप्रिय संगीत धुन बजाई जा रही थी। बिजली की तरह समूचा वातावरण जगमगा उठा। हर व्यक्ति बियर का गिलास हवा में उठाकर गाने लगा था। लगता था पल भर के लिए आइसलैंडी और डेन अपने झगड़े को भूलकर उस आइसलैंडी कवि की अलमस्त जिंदा दिली में डूब गए हैं, जो एक जमाने में कोपनहेगन में रहता था और अपनी भाषा में गीत और कविताएं लिखता था। वही डेन जो अभी तक आइसलैंडी मित्रों से उत्तेजित स्वर में बहस कर रहे थे, अब उन्हीं की भाषा में बहुत ही भावुक होकर गा रहे थे। एंगुई से मैं गीत का अर्थ पूछने का लोभ संवरण न कर सका, किंतु आवाजों का कोरस इतना घना था कि एक भी शब्द उसे बींध कर मेरे कानों तक न पहुंच सका। मुझ पर दया करके एंगुई ने कागज के टुकड़े पर गीत का अनुवाद अंग्रेजी में लिख दिया। गीत जाहिर है पीने की प्रशंसा में लिखा गया है। शायद ही आपको कोई आइसलैंडी मिले जिसे सारा गीत कंठस्थ ना हो। ऑर्केस्ट्रा की धुन सहसा बदल गई। वेटरों के चेहरे भीड़ में छिप से गए थे। केवल बियर मग से घिरे उनके हाथ लोगों के सिरों पर से तेजी से निकल जाते थे। कभी कभी तो यह भ्रम होने लगता था कि हम किसी मायावी स्थान पर आ गए हों, जहां बियर के गिलास खुद ब खुद एक मेज से दूसरी मेज तक लोगों के सिरों के बीच रास्ता टटोलते हुए तिरते हुए चले आते हैं। लड़के और लड़कियों के नाचते जोड़े कुर्सियों पर बैठे अपने साथियों को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने लगे। यह गीत स्कॉर्लेट पिम्परनल का खास गीत है। कहते हैं 3 सदियों से बराबर इस गीत की धुन कोपनहेगन के बियर घरों में बजाई जाती है। एंगुई ने मेरे कान में चीखते हुए कहा, गीत डेनिश भाषा में है और काफी लंबा है। यहाँ संक्षेप में इसका मुख्य आशय दे रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक धनी समृद्ध किसान रहा करता था। एक दिन वह बियर पीने घर से बाहर निकला। उसके जाते ही एक युवा छात्र चुपके से उसके घर में घुस गया। किसान की पत्नी का सौंदर्य देखते ही बनता था। छात्र ने उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि किसान बाहर बियर पीने गया है, किंतु वास्तव में उसका पति दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। बस फिर क्या था, उसने अपनी बंदूक उठाई और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। फिर उसने गहरा उच्छ्वास लिया और बियर पीने बियर घर की ओर चल पड़ा। निष्कर्ष, जब कभी बियर पीने बाहर जाओ, अपनी पत्नी को अपने संग ले जाना मत भूलो। ये इस अत्यंत उपयोगी निष्कर्ष को गांठ में बांधकर आखिर हम बाहर आए। यह कोपेनहेगन में हमारी पहली रात थी, किंतु लग रहा था जैसे लंबी मुद्दत से हम यहीं रहते आए हों। सर्दी बढ़ गई थी। हवा में एक अजीब सा तीखापन था, जिससे समुद्र की निकटता का आभास होता था। नीले अंधेरे में तिवोली की बत्तियां अब भी जगमगा रही थीं। हालांकि मेला उजड़ चुका था और लोग तेज कदमों से अपने अपने घरों की ओर बढ़े जा रहे थे। सिर्फ किसी बियर घर या बार के दरवाजे पर इक्के दुक्के शराबी अब भी दिखाई दे जाते थे, अंधेरे में खोई आत्माओं से। होटल के सामने पहुंचकर एंगुई ने हमसे विदा ली। कुछ देर तक हम होटल के सामने खड़े रहे। थोरगियर ने अपनी पाइप सुलगाकर मेरी ओर देखा। मैं कई होटलों में रह चुका हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, किंतु जब कभी किसी अजनबी होटल में पहली रात बिताने की घड़ी पास आती है तो मुझे अजीब सा डर जकड़ लेता है।
पता नहीं कब हम कमरे में पहुंचे। लगा था जैसे बिस्तर पर लेटने से पहले ही बर्लिन की थकान और कोपेनहेगन की बियर ने हमें ग्रस लिया हो। फिर रफ्ता रफ्ता शहर का चेहरा पहचान के घेरे में सिमट आया। हालांकि वेटिंग रूम जैसा परायापन जो शुरू शुरू में महसूस किया था, आखिर तक पूरी तरह उससे दूर न हो सका। जब कभी दिन साफ और उजला होता, हम समुद्र की ओर चल देते। हमारा जहाज बंदरगाह पर आ टिका था। नाम था गुल्फास, स्वर्ण प्रपात, जो आइसलैंड के एक सुरम्य झरने का नाम है। होटल के खर्च की बचत करने के लिए तीसरे ही दिन हम अपना बोरिया बिस्तर जहाज में ले आए। वास्तव में हमारा यह चलन जहाज के नियमों कायदों के विरुद्ध था। यात्रा आरंभ होने के एक रात पहले ही यात्री जहाज में आ सकते हैं। जहाज के कप्तान ने शुरू में आनाकानी की, किंतु जब थॉरगियर ने बातों ही बातों में उसे बताया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और आइसलैंड जाने के लिए प्राग से आया हूँ, तो उसके व्यवहार में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उसने न केवल हमें केबिन में सोने की अनुमति ही दे दी, बल्कि रात के समय सर्दी से बचने के लिए गर्म कंबलों की व्यवस्था भी कर दी। दिन भर आर्ट गैलरियों और म्यूजियमों का चक्कर लगाकर जब हम अंधेरा होते थके मांदे जहाज पर पहुंचते, तो दूर से ही समुद्र की लहरों की मुलायम सी थपथपाहट सुनाई देती। तब अजीब सा सुकून मिलता, थकान ढीली पड़ जाती और सब कुछ हल्का सा महसूस होने लगता। लहरों की आवाज जैसे अपने में एक गीत हो, और यद्यपि जहाज एक जगह ही टिका रहता, हमें लगता जैसे हम आइसलैंड से बहुत दूर नहीं हैं। रात को सोने लगता तो बिस्तर बच्चे के पालने सा मंद मंद डोलता रहता। आंख खुलती तो केबिन की खिड़की के बाहर अंतहीन अबाध नीलापन दिखाई देता। जहाज के मस्तूलों पर समुद्री पक्षी उड़ते रहते। ध्यान आता हम किसी दिन वहां होंगे समुंदर के बीचों बीच। बचपन के पुराने स्वप्नों की गांठें एक एक करके खुलने लगती। 7 समंदर पार आइसलैंड स्टीवेंसन के ट्रेजर आइसलैंड या परियों के अज्ञात स्वप्न द्वीप सा झिलमिलाने लगता। इन्हीं रातों के बीच एक रात मुझे सहसा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का स्मरण हो आया था, जिन्होंने अपनी विश्वविख्यात परी कथाएं कोपेनहेगन में ही लिखी थी। इस यात्रा में जाने अनजाने अनेक अद्भुत चमत्कारों से वास्ता पड़ चुका था। अतः यह बिल्कुल असंभव ना लगा था कि किसी रात केबिन से बाहर देखते हुए समुद्र की लहरों पर अचानक एंडरसन की रोती हुई मरमेड की झलक पालूंगा। वैसे कोपेनहेगन के संग एंडरसन का नाम जोड़ने में मुझे हमेशा दिक्कत महसूस होती रही है। शायद इसलिए कि इस नगर में वह विशेष तत्व बहुत मुश्किल से दिख पाता है जो एक स्थान को पेरिस या एम्स्टर्डम की भांति खास कलात्मक व्यक्तित्व प्रदान कर सके। यह नहीं कि यहाँ कला गैलरियों या चित्र प्रदर्शनियों की न्यूनता नजर आती है। यदि महज संख्या को ध्यान में रखें तो शायद कोपेनहेगन स्कैंडिनेवियाई देशों में अत्यंत कला संपन्न नगर माना जाएगा। जिन दिनों हम कोपेनहेगन में थे, उन दिनों वहां स्कैंडिनेवियाई चित्रकारों की वार्षिक प्रदर्शनी चल रही थी। थॉरगियर और उनके एक कलाकार मित्र के संग मुझे भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काफी बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। वैसे भी कोपेनहेगन में हर चीज काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। प्रदर्शनी में अधिकतर चित्र डेनमार्क के कलाकारों के ही थे। अन्य देशों का प्रतिनिधित्व नाम मात्र को ही हुआ था। समूची प्रदर्शनी को देखने के बाद निराशा हुई। फर्नीचर के डिजाइन, दस्तकारी का सूक्ष्म काम तथा नई वास्तुकला में दिलचस्प प्रयोग करने वाले डेन लोग चित्रकला के क्षेत्र में पास्तेश और उथलापन में सार्थकता खोजेंगे। यह देखकर स्वभावतः प्रश्न उठता है, क्या यह सच नहीं है कि हर जाति अपने जीवन सौंदर्य को अभिव्यक्त करने का जो विशिष्ट साधन चुन लेती है, उसके बाहर कोई अन्य साधन या माध्यम उसकी प्रेरणा को न केवल कृत्रिम और निर्बल बना लेते हैं, बल्कि एक खास ढंग से विकृत भी कर देते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में यह तथ्य न केवल डेनमार्क पर बल्कि न्यूनाधिक मात्रा में अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों पर भी लागू किया जा सकता है। मूर्तिकला को छोड़कर आधुनिक यूरोपीय कला में स्कैंडिनेवियाई मूर्तिकला और वास्तुकला की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण देन रही है। एडवर्ड मुंक ही एक कलाकार थे जिन्होंने इस दीवार को पहली बार तोड़ा था। यह कम आश्चर्य और महत्व की बात नहीं कि किसी अन्य स्कैंडिनेवियाई कलाकार ने उनका साथ नहीं दिया। मुंक, जो नॉर्वे के थे, आज भी अपनी परंपरा में बिल्कुल अकेले हैं।
कोपेनहेगन की कला गैलरियों में घूमते हुए अक्सर एक बहुत पुरानी अरसे से दबी बुझी इच्छा जाग जाती थी। कहीं पढ़ा था या शायद किसी से सुना था कि एक बार दिलाक्रॉय ने जॉर्ज सांद और शोपा का चित्र बनाया था। एक दिन जब जॉर्ज सांद दिलाक्रॉय से मिलने गई तो उनके स्टूडियो में अचानक उनकी नज़र इस चित्र पर पड़ गई। न जाने क्यों शोपा के संग अपने चित्र को देखकर उन्हें बुरी तरह झुंझलाहट हुई और गुस्से में उन्होंने चित्र को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। एक में उनका अपना चित्र था, दूसरे में शोपा का। कहते हैं इस चित्र का एक भाग ड्रेसडन की आर्ट गैलरी में है और दूसरा कोपेनहेगन में। ड्रेसडन जाने का अभी तक अवसर नहीं मिला। कोपेनहेगन में दिलाक्रॉय के कुछ चित्र अवश्य देखने को मिले, किंतु जिसकी तलाश थी वह कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब किसी चीज की खास तलाश ना की जाए और उम्मीद बिल्कुल ना हो, वह जरूर अप्रत्याशित रूप से रास्ते पर पड़ी मिल जाती है। यही मेरे संग हुआ। जब शहर की एक छोटी सी गैलरी में मुझे अचानक जापानी कलाकार कितो के चित्र दिखाई दे गए। कितो एक लंबे अरसे से पेरिस में रहते हैं। पेरिस के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनके 1-2 चित्र देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। कभी आशा न की थी कि कोपेनहेगन में उनके चित्रों की प्रदर्शनी देखने का संयोग हाथ लगेगा, किंतु इससे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब गैलरी से सटे एक छोटे से गोदाम में कुछ चित्रों का खुला गट्ठर दिखाई दिया। सबसे पहला चित्र जिस पर निगाह पड़ी, जरा अनुमान कीजिए, हमारे राजा साहब का था। गोदाम में खड़ी एक महिला शायद मेरी उत्सुकता भाप गई। क्या आप रजा को जानते हैं? उन्होंने फ्रेंच उच्चारण में अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण करते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। देर तक उनसे बातचीत होती रही। पता चला कि वह पेरिस में जिस गैलरी से रजा और कितो का संबंध है उसके मालिक की पुत्री हैं। उन दिनों कितो के चित्रों की प्रदर्शनी कोपेनहेगन में आयोजित करने आई थी। कुछ दिनों बाद इसी गैलरी में पेरिस के चंद युवा चित्रकारों की भी प्रदर्शनी का उद्घाटन होने वाला था। इसी सिलसिले में रजा के चित्र भी अपने संग लाई थी। बाद में उन्होंने बताया कि वह हुसैन, राम, पद्मसी इत्यादि को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं। गैलरी से बाहर निकला तो लगा जैसे दुनिया सचमुच बहुत छोटी हो गई है। हमारा अंतिम दिन। गुलफास का डेक यात्रियों से भरा है। रुमाल हिलाए जा रहे हैं और बंदरगाह का तट धुंधला पड़ता जा रहा है। डेक से एंगुई की आखिरी झलक साफ दिखाई देती है। वही महीन खोई सी मुस्कुराहट और उदास आंखें। रात की बची खुची मैली धुंध से कोपेनहेगन का उन्नीदा शहर धीरे धीरे जाग रहा है। सुबह का रंग बहुत ही फीका और म्लान। बंदरगाह पर चारों ओर जहाजों के मस्तूल और हवा में सिर उठाए विशालकाय क्रेन दिखाई देते हैं। केवल एक लालसा है केबिन में जाकर सो जाने की, जब तक हम बीच समुद्र में ना पहुंच जाएं। कल रात हम बहुत देर तक जागते रहे थे। यहाँ रात नहीं होती। शाम और सुबह के 2 धुंधले बिंदुओं के बीच रात का महज हल्का सा भ्रम होता है, जैसे एक झीना सा सफेद पर्दा हो जो रात होते ही गिर जाता है और सुबह होने पर फिर उड़ जाता है। मुश्किल से 2-3 घंटे सोना हो सका। केबिन डोलता रहा था और नींद के टूटे हिचकोलों के बीच पिछली रात की स्मृतियां एक अंतहीन दायरे में घूमती रही थी। कौन सी बार थी या नाइट क्लब, अब कुछ भी ठीक से स्पष्ट नहीं। याद करने पर हवा में घूमते हुए लट्टू, रॉक एंड रोल के ज्वरग्रस्त बाढ़ में डगमगाते हाफते पसीने में लथपथ चेहरे, पगली चीखें और बेहोश बेमानी हंसी के ठहाके याद आते हैं। वह कोपेनहेगन में हमारी आखिरी रात थी। मैं अक्सर अपने यात्री मित्रों को आखिरी रात के लिए यहाँ लाता हूँ, एंगोई ने कहा था। वह हमें घसीट लाया था और देर रात तक हम एक्वा विते वाटर ऑफ लाइफ पीते रहे थे। मैंने उसे पहली बार चखा था और लगा था जैसे आग की एक जली लकीर गले और पेट के बीच खिंच गई हो। थॉर्गियर ने मुझे ग्लास देते हुए कहा कि जिसने एक्वा विते को नहीं पिया वह शायद कभी स्कैंडिनेवियाई चरित्र के उलझाव को नहीं समझ सकता। उत्तरी देशों का गुह्यतम रहस्य इसमें छिपा है। हम बार में बैठे थे। उससे सटा डांसिंग हॉल था, जहां डेन लड़कियां, यात्री, अमेरिकी सैनिक, वेश्याओं के दलाल, स्ट्रीट वॉकर्स, वे सब थे जिनके लिए हर रात आखिरी रात के अधीर, हताश, जादुई सम्मोहन से भरी होती है।
बाहर का दरवाजा बार बार खुलता था। लड़के लड़कियों के गुच्छे आते थे। कुछ देर पीने के बाद वे ठिठके से खड़े रहते थे और फिर भीड़ का नया रेला उन्हें पीछे अज्ञात कोनों में धकेल देता था। बार में बैठे लोग उनकी ओर से तटस्थ थे। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी हवा में भावहीन आंखों से देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। हमारी मेज के पास दूसरी मेज पर एक लड़की सो रही थी और उसका साथी बार बार उसके बिखरे अस्त व्यस्त बालों को चूम लेता था। यह एक तस्वीर है और इसके कई रंग हैं। नुक्ते अलग और अकेले उन्हें कोशिश करने पर भी समेट नहीं पाता। फिर भी आश्चर्य होता है कि हम बराबर बैकेट के बारे में देर तक बहस करते रहे थे। बात शायद वेटिंग फॉर गोदो से शुरू हुई थी। आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण नाटक, शायद एंगोई ने कहा था। मुझे ही देखो, दिन भर स्टीमशिप कंपनी में काम करता हूँ, शाम को बैकेट पढ़ता हूँ। जब पीता नहीं, बड़ी सांत्वना मिलती है। मैं 6 महीने कोपेनहेगन में रहता हूँ, 6 महीने रिक्याविक में, किंतु स्थिरता कहीं भी नहीं मिलती। सिर्फ जब अकेले कमरे में बैकेट के संग अपने को पाता हूँ या यहाँ, तब लगता है कि मैं एक परगेटरी आध्यात्मिक अपराधियों के दंड भोग के जगह के भीतर से गुजर रहा हूँ और यह विचार कि यह परगेटरी है और मैं अपनी इच्छा से इसके बीच से गुजर रहा हूँ मुझे अजीब सी तसल्ली देता है। और मैं एक्वा विते पीता हुआ एंगोई के चेहरे की ओर देख रहा हूँ। हल्का सा विस्मय होता है। एक असाधारण सी समानता दिखाई देती है उसमें और बैकेट के चरित्रों में। एक रूखा सा परिहास, व्यंग में लिपटी करुणा, अंतहीन थकान और कोपेनहेगन। सोचता हूँ, क्या बर्लिन से कोपेनहेगन की यात्रा एक दूसरे स्तर पर ब्रेख्त से बैकेट तक की यात्रा ही तो नहीं है? थॉर्गियर कहीं से फूलों का गुच्छा ले आए हैं, बैकेट के लिए यह गुलदस्ता। उन्होंने मुस्कुराते हुए फूलों का गुच्छा एंगोई के सामने सरकार दिया। एंगुई ने उनमें से एक सबसे खूबसूरत फूल तोड़कर मुझे दे दिया। यह आश्चर्य की बात थी। इतनी रात थॉर्गियर कहाँ से ये फूल चुरा लाए? किंतु प्राग में मैंने ऐसा कई बार देखा था। जब थॉर्गियर बहुत पी लेते हैं तो कुछ क्षणों के लिए अचानक गायब हो जाते हैं। वापस लौटने पर उनके हाथों में हमेशा फूलों का गुच्छा होता है, चाहे दिन हो या चाहे आधी रात। थॉर्गियर के हाथ में एक आइसलैंडी अखबार भी है। शायद कोई बहुत दिलचस्प लेख छपा हो। एंगुई के लिए यह अखबार से लेख वाला हिस्सा बहुत सतर्कता से फाड़ने लगे। वह कांपते हाथों से बहुत धीरे धीरे लेख को अखबार से अलग कर रहे हैं। मैं और एंगुई बहुत ध्यान से उनके छोटे सुडौल हाथों को देख रहे हैं और तब उस क्षण अचानक एक लड़की लड़खड़ाते कदमों से हमारी मेज के सामने आ खड़ी हुई। आंखों के नीचे स्याह गढ़े, बहुत ही छोटा माथा, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और शराब की तेज गंध। कुछ देर चुपचाप थॉर्गियर को देखती रही, फिर नीचे झुककर कहा, क्यों, क्या टॉयलेट जाने का इरादा है? थॉर्गियर के हाथ सहसा अखबार पर टिक गए। दूसरी मेज से हंसी का ठहाका सुनाई दिया, किंतु लड़की ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें अचानक मेज पर रखे फूल पर जा टिकी थीं। लड़खड़ाते पैरों पर वह ज्यादा देर तक खड़ी न रह सकी। पास पड़ी खाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने मेरी ओर देखा। हिंदुस्तानी हो? मैंने सिर हिला दिया। क्या यह फूल मुझे दे सकते हो? मैंने फूल उसके आगे बढ़ा दिया। इस तरह नहीं, उसने सिर हिलाया। फिर मैंने प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। मेरे बालों में लगा सकते हो, जैसे हिंदुस्तानी लड़कियां लगाती हैं? इस बार मेरी आंखें उसके चेहरे पर उठाईं। बहुत ही पीले गाल, तिकोना चेहरा, माथे पर पसीने की बूंदें। क्षण भर के लिए भ्रम हुआ, मानो वह सीधे सार्थक के किसी उपन्यास से बाहर निकलकर वहां आ गई हो, जैसे हिंदुस्तानी लड़कियां लगाती हैं। जब तक मैं उन छोटे बालों में फूल को फंसाने की कोशिश करता रहा, वह मेरे गिलास से एक्वा विते पीती रही। उसका अमेरिकी साथी बहुत ही ऊबे भाव से मेज के सामने खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। उसके बाद वहां ज्यादा देर बैठना नहीं हो सका। सुबह जहाज 7 बजे रवाना होने वाला था। रात बीत चली थी और नींद आंखों में भर चली थी। हम बाहर चले आए। बाहर हम ठिठके से खड़े रहे। ऊपर आकाश था, चमकीला हरा, जैसा पहले कभी न देखा, और जून महीने की हवा इतनी ही हल्की और पगली जैसे शुरू मार्च में दिल्ली की हवा। सुबह की धुंधली आधी रोशनी में कोपेनहेगन की सड़कों पर आखिरी बार चलते हुए एक बहुत ही जबरदस्त इच्छा हुई वापस लौट जाने की। वापस प्राग या दिल्ली, कहीं भी।
कभी कभी सोचता हूँ, यात्रिक का सुख सब कोई जानते हैं, दुख अपने में अकेला छिपा रहता है। और अब जहाज का डेक है, सूना और उजाड़, समुद्र की अधीर लहरें पलछिन ऊंची होती जा रही हैं। तट के पीछे कोपेनहेगन फीकी मैली धुंध में डूब गया है। सब कुछ पीछे रह गया है। सिर्फ समुद्री पंछियों का झुंड अब भी जहाज के संग संग उड़ता चला आ रहा है।